मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अगला अपना टॉपिक करेंगे जो कि आप देख पा रहे हो। इसका नाम है ताल। ताल शब्द सुनते हैं हम सब साधारणतः अपने जीवन में। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ तबला है, एक तरफ मृदंग है। इसी तरह से और बहुत सारे वाद्य हैं, ढोलक है, पखावज है, ड्रम होता है, बेस ड्रम है, साइड ड्रम है। ये सब जो है ताल वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ताल वाद्य यानी जिस वाद्य पर हम आघात करके जो आवाज हमें सुनाई देती है वो ताल वाद्य होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ताल क्या होती है। ताल शब्द हम सुनते हैं, लेकिन ताल को विस्तृत रूप से जानने के लिए आज हम इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अब वो कहते हैं कि संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद देना है। हम सब जानते हैं हम संगीत किस लिए सुनते हैं। जब हम अपने दिनचर्या से बोर हो जाते हैं, पढ़ाई के बाद भी थक जाते हैं, तो हम सब सोचते हैं कि कुछ देर हम अपने पसंद का गीत संगीत सुने। क्यों? ताकि हमारे मन का उससे मनोरंजन हो सके, हमारा मन प्रसन्न हो सके। तो इसलिए संगीत का मुख्य उद्देश्य तो आनंद की सृष्टि करना है ही। अब वो कहते हैं कि लय हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा ना, समय की समान गति को लय कहते हैं। तो लय जहाँ स्वर को सुसज्जित करके संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करवाती है और अपने आप को एक चक्र में बांध लेती है ना। उससे हर एक गाने का मैंने आपको बताया था टेम्पो होता है, परफेक्ट टेम्पो होता है। उस टेम्पो में ही हम उस गीत को गाते हैं, उससे बाहर जाते हैं तो हम लय विहीन हो जाते हैं। तो लय के बाद अब ताल क्या काम करती है, क्योंकि एक अच्छे गीत के लिए स्वर के साथ साथ लय और ताल का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना एक गीत का सुरीला होना आवश्यक है। जितना कि एक गीत में सुर का होना आवश्यक है, उतना ही लय और ताल का भी महत्व है। कि मापक यंत्र का रूप धारण कर लेती है जो, उसे हम ताल कहते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए को दूसरे शब्दों में बताया है कि विविध मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। हम गीत में बहुत सारी लाइनें गाते हैं, स्थाई गाते हैं, अंतरा गाते हैं। तो उन सब की समान इकाई को यानी उस लय को मापने का काम जो है वो ताल करती है। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ये बीट सुनना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस बीट में हम अपने गीत को फिट करना है, हमने मात्राओं को सेट करना है, तो हम इस बीट में ही गाएंगे। जैसे आप बहुत चर्चित गाना हम सब सुनते आ रहे हैं, केसरी मूवी का सॉन्ग है, देखो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब क्या, हमने बहुत सारे शब्द गाए है ना, लेकिन उसको हमने इस लय को मापने का काम किसने किया? इस ताल ने, जो हम सुन रहे हैं। इस बीट के अंदर हमने अपने शब्दों की जो लय है उसको नापने का काम किया, और इस बीट के अंतर्गत, इस बीट के अंदर ही हमने इस गीत को गाया। अगर हम अपने लय को कम ज्यादा आगे पीछे करेंगे तो हम लय और ताल दोनों से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए लय और मात्रा की समान गति रहने से जो है उसके बाद जो हम गीत सुनते हैं वो हमें आनंद की उत्पत्ति करवाता है। तो मात्राओं को नापने के लिए
ताल का प्रयोग होता है। लय से मात्रा बनती है और मात्रा से ही ताल बनती है। फिर आगे कहते हैं कि भारत की प्राचीन विचारधारा के अनुसार समस्त ललित कलाओं की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में देवी देवताओं से संबंधित है। हम ये सुनते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के डमरू की डिम डिम से ताल की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ही सबसे पहले ताल का प्रयोग किया। ताल मंजरी में कहा गया है कि शिव जी के तांडव नृत्य से ता और पार्वती के लास्य नृत्य से ल शब्द लेकर ताल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। फिर भरत मुनि ने संगीत में काल के नापने को, काल की जगह यहाँ पर ताल शब्द है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, आपकी बुक में भी इसको ठीक करेंगे। ताल के नापने के साधन को ताल कहा है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता, जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया ना, अगर हम एक गीत को कहते हैं बड़े अच्छे स्वर में गाया है, बड़ा अच्छा सुर है, लेकिन अगर वो गीत ताल से रहित होगा, लय से रहित होगा, तो वो गीत हमें किसी भी हालत में सुनने में आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। स्वर के पीछे पीछे लय और ताल का भी होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि गाने बजाने की शोभा और नृत्य की शोभा हमारी ताल से ही है। आप लोग भी डांस करते हो, देखते हो ना, फास्ट बीट होती है तो हमारे पैर जो है वो तेज तेज चलने लगते हैं। अगर किसी गाने की बीट स्लो है तो हमारे पैर, हमारी बॉडी की मूवमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो गाना बजाना, नाचना, ये सब ताल से ही संबंधित है। ताल किसके लिए आवश्यक है? इसी से ही हमारे संगीत की शोभा होती है। अब ताल शब्द कहते हैं तल धातु से बना है। संगीत रत्नाकर के अनुसार जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल है। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? व्यवस्थित करना। यानी इन तीनों प्रकार की विधाओं में, गायन, वादन, नृत्य में किसको व्यवस्थित करना? ताल को। आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। तबला, पखावज आदि वाद्यों से जब गाने के समय को नापा जाता है तो हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में ताल संगीत की जान है। ताल पर ही संगीत की इमारत खड़ी हुई है। वही मैंने आपको कहा कि बिना ताल के कितना सुंदर गाना हो, कितने सुंदर उसके शब्द हो, कितने अच्छे स्वर में हम गा रहे हो, लेकिन अगर उसकी ताल में गड़बड़ हो जाती है तो वो गीत हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। संगीत रूपी राज्य को शासित करने के लिए ताल रूपी शासक का होना अति आवश्यक है ही, क्योंकि इससे राग की सुंदरता भी बढ़ती है, गीत की सुंदरता भी बढ़ती है। और राग का सौंदर्य जब बढ़ता है, उसमें अनेक प्रकार की तालों का प्रयोग होता है, जो अलग अलग गीतों में प्रयोग हो जाता है, किया जाता है। गीत जो होते हैं वो किसी न किसी राग में बद्ध होते हैं। इस प्रकार बहुत सारी तालें हैं, जिसमें से कुछ 3 ताल, झपताल, एक ताल, धमार ताल, दीपचंदी ताल, सूल ताल, 4 ताल, ऐसी और अनेक तालें हैं। अब हम एक ताल में ख्याल, धमार ताल में धमार, धमार गायकी है, दीपचंदी में ठुमरी, ठुमरी भी गायकी है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो इन तालों में ये जो है ख्याल, धमार, ठुमरी आदि गाए जाते हैं। ताल से संबंधित बहुत सारे परिभाषिक शब्द हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिकल में तालें करेंगे, बजाएंगे भी, तो हमें इन सब शब्दों के बारे में और उसकी व्याख्या, परिभाषा सब हमें पता होनी चाहिए। पहला परिभाषिक शब्द है बोल। बोल क्या है? वाद्यों पर जब हम ताल बजाते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द बनाए जाते हैं, तो वो शब्द ही बोल होते हैं।
जैसे धा धिन्ना धा तिन्ना। अब ये बोल जो है ये दादरा ताल के हैं, जो 6 मात्राओं की होती है। दादरा ताल धा धिन्ना धा तिन्ना। तो ये जो बोल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो शब्द हैं इन्हीं को हम बोल कहते हैं। फिर उसने कहा है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ क्या है? रिपीट करना, दोहराना, अगेन एंड अगेन। तो जब ताल के बोल तबले पर एक बार बजाएंगे तब वह एक आवृत्ति होगी, और यदि उन्हीं बोलों को दोबारा बजाएंगे तो दूसरी आवृत्ति कहलाएगी। यानी सम से सम तक ताल को जितनी बार हम गाएंगे बजाएंगे उसकी उतनी ही आवृत्तियां कही जाएगी। आवृत्ति को हम आवर्तन भी कहते हैं, यानी ताल के बोलों को एक के बाद एक बार बार बजाना, उसको रिपीट करना, रेपिटेशन को हम आवृत्ति कहते हैं। फिर है ठेका। ठेका क्या है? ताल बजाने को ठेका कहते हैं। यानी तबला या मृदंग के किसी ताल के निश्चित बोलों को हम ठेका कहते हैं। जैसे ताल दादरा में 6 मात्राएं हैं और 2 विभाग हैं, पहली पर सम और चौथी मात्रा पर खाली होती है। तो इन बोलों को हम ठेका कहते हैं। अब ये ताल दादरा के बोल हैं। इस तरह से हम ताल को लिखेंगे। कोई भी ताल जब हम लिखने के लिए हमें कहा जाएगा तो इस प्रकार से हम इस टेबल को बनाएंगे। और जैसे 6 मात्राओं की ताल है, 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं दादरा ताल में, तो हमने ये 2 विभाग बनाए हैं, धा धिन्ना धा तिन्ना। अब इस एक मात्रा के नीचे जो एक्स का निशान आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सम। अभी हमने कहा ना, सम से सम तक जितनी बार हम ताल को गाते बजाते हैं वो उस ताल की आवृत्ति कहलाती है। तो एक्स जो ये निशान आप देख रहे हैं, इसको ये सम बोलते हैं इसको संगीत में। और चौथी मात्रा पर आप जो ये 0 देख रहे हैं, इसको हम खाली बोलते हैं। यानी खाली पर जो है तबले पर हम ताल को, उस बोल को नहीं बजाते, खाली छोड़ते हैं। धा धिन्ना धा तिन्ना। अभी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सबसे पहले हम इसी ताल को करेंगे। फिर उसने कहा है विभाग। विभाग प्रत्येक ताल में बोल की छोटी छोटी विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे होते हैं। क्या कहा उसने कि ताल में बोल ही छोटी छोटी विभिन्न मात्राओं में। ऊपर आप देख रहे हो ना, ये जो बोल है धा धिन्ना धा तिन्ना, अब ये विभाग में बटे हुए हैं। 2 विभाग बन गए, धा धिन्ना इन बोलों का एक विभाग बन गया, और फिर धा तिन्ना इन बोलों का दूसरा विभाग बन गया। तो उसने कहा प्रत्येक ताल में बोल ही छोटी छोटी विभिन्न मात्राओं के भागों में होते हैं। इन हिस्सों को ही विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे 3 ताल में 4 विभाग हैं। ये दादरा ताल आप देख रहे हैं, तो दादरा ताल में 2 विभाग है। अभी नीचे आपको टेबल दिया हुआ है, ये 3 ताल है। अब इसमें देखो, ये 16 मात्राओं की ताल होती है और इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। 1 2 3 4 एक विभाग, 5 6 7 8 एक विभाग, 9 10 11 12 और फिर 13 14 15 16। तो इस प्रकार 4-4 मात्राओं के 4-4 विभाग ये बने हुए हैं। और नीचे इसके बोल दिए हुए हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब पहला मैंने आपको बताया था, जो एक्स का निशान है वो सम का चिन्ह होता है। 5वीं मात्रा पर 2 है, इसका मतलब है कि हम इस मात्रा पर ताली बजाएंगे। 9वीं मात्रा पर 0 है, तो यानी खाली, इसको हम खाली छोड़ेंगे। फिर 13वीं मात्रा पर 3 लिखा है, इसका मतलब दूसरी ताली जो है इस ताल की, वो 13वीं मात्रा पर बजाएंगे। आगे हम इस ताल को करेंगे, फिर मैं आपको इसको बजाना भी बताऊंगी। फिर अभी हमने सम पर, मैंने आपको बताया पीछे ताल में उसी की परिभाषा दी हुई है कि जहां से ताल शुरू की जाती है उसे सम कहते हैं। हमेशा ताल जो है वो पहली मात्रा से शुरू की जाती है, और सम हमेशा, ताल चाहे कोई भी हो, हम अलग अलग तालें करेंगे लेकिन कोई भी ताल जो है वो सम से शुरू होती है, और सम हमेशा पहली मात्रा पर ही होता है। सम को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ताल में गायन वादन करते समय सम पर बार बार मिलते हैं,
और इसी से राग की सुंदरता बढ़ती है। जब हम पूरा घूम के ताल बजाते हुए बीच में कई प्रकार की कलाकारियां दिखाते हुए, लयकारी दिखाते हुए वापस जब हम सम पर आकर मिलते हैं, तो वो श्रोता को भी आनंद प्रदान करती है और जो गाने बजाने वाला है वो भी उस सम पर आने पर एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति करता है। अब अगला पॉइंट है हमारा ताली। पहले हमने सम पढ़ा कि सम ताल में कैसे प्रयोग होता है, उसके बाद ताली। ताली का क्या प्रयोग होता है कि सम के अलावा ताल के अन्य विभागों की जब थाप की जाती है तो उसे ताली कहते हैं। यानी सम पर भी हम ताली लगाते हैं, लेकिन सम के अतिरिक्त जब हम ताली बजाते हैं तो उसको हम ताली कहते हैं। जैसे भी हमने पिछले टेबल में देखा, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर और फिर 13वीं मात्रा पर ताली है, और पहली मात्रा पर सम है और सम पर ताली तो होती है, तो उसने कहा सम के अतिरिक्त जो अन्य ताली होती है उसको हम, जो अन्य थाप दी जाती है उसको ताली कहते हैं। जैसे 3 ताल में 5वीं मात्रा पर ताली है। फिर है खाली। अब हमने खाली भी बड़ा बताया मैंने आपको, जब किसी ताल में विभाग पर जहां सम या ताली नहीं बजती लेकिन मात्रा दिखाई जाती है उसे खाली कहते हैं। अभी 3 ताल में आपने देखा 9वीं मात्रा है, बोल भी है, लेकिन उस पर ताली नहीं है, उस पर ये निशान दिया हुआ है। और इस चीज का मतलब ये है कि इस मात्रा पर हम कोई थाप ना बजाकर, इस मात्रा पर हम कोई थाप या ताली ना देकर इस मात्रा को हम खाली छोड़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं खाली। तो ये हमने ताल के से संबंधित जो ताल में सभी शब्द प्रयोग होते हैं उन सभी शब्दों को हमने व्याख्या सहित पढ़ा, परिभाषिक रूप में उसको समझा, थ्योरेटिकल हमने समझ लिया कि ताल क्या होती है। आगे हम प्रैक्टिकल में ताल को बजाते कैसे हैं, उसका क्या परिचय, एक गुण दुगुण, वो सब हम प्रैक्टिकल में करेंगे। आशा है आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल।